तो चलिए जी शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के PYQs लास्ट 10 ईयर के। क्वेश्चन नंबर 1 2024 में आया हुआ है। 2 beats each with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the beats is glued to the hoop at some point while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by epsilon naught is the permittivity of free space. Okay, fine. तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन ये क्वेश्चन है और इसमें आपको पता ही है एसएचएम में क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के काफ़ी होते हैं। तो एक एंड पर है क्यू चार्ज जो कि फिक्स है और दूसरे एंड पर जो है वो दूसरा चार्ज है, इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक बच्चों, मान लेते हैं किसी समय ये थीटा एंगल पर है, इस जगह हम इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे और ये इस तरीके से यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा होगा। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों, इसको इससे मिला दिया, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, ये एंगल θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इंटीरियर एंगल जो है वो दोनों एंगल का समीशन होता है और दोनों एंगल सेम है आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के कारण। तो ये एंगल θ/2 हो गया बच्चों। तो जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा सेंट्रल सी के अबाउट, या इसको ओ के अबाउट बोल देता हूँ, सर्कल ओ के अबाउट, जो इसको वापस से रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो कौन सा फोर्स होगा, F sin θ/2। टॉर्क की बात कर रहे हैं तो इंटू आर इक्वस टू आई अल्फा सेंटर के अबाउट, तो mr² इंटू अल्फा। अगर बच्चों मैं साइन भी ले लूँ और थीटा को स्मॉल कर दूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है स्मॉल ऑसिलेशन इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ आर एफ साइन θ/2 को θ/2। इसको बाद में लिखेंगे, पहले एफ की वैल्यू डाल देते हैं। एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बीच की डिस्टेंस बोलो दोनों चार्ज के बीच की क्या होगी। अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो ये इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर कॉस θ/2 और ये भी हो जाएगा आर कॉस θ/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2r कॉस θ/2, तो आ जाएगा 4r² कॉस स्क्वायर θ/2 इंटू साइन θ/2 बराबर mr² अल्फा। अब मैं इसको दूसरे पेज पर ले जा रहा हूँ ताकि फर्दर इसको सॉल्व कर सकें हम लोग। ये रहा एक्सप्रेशन, तो ये और ये हो गया कैंसिल, एक आर। अब चूंकि अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, अगर हमें एंगुलर एसएचएम बताना है तो mr² अल्फा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लिखेंगे KQ² अपॉन 4r। ठीक है, कॉस क्यूब θ/2 को 1 कर देंगे क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, और ये आ जाएगा θ/2। चेक कर लीजिए भाई लोग। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, KQ², ठीक, अपॉन 8mr³ थीटा। अगर विद साइन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस भी आएगा, ये भी तय है। ठीक, अब यहाँ के की वैल्यू डाल देते हैं। वैसे तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी और यही पूछा जा रहा है, के की वैल्यू और डाल देते हैं। 1/4πε0 Q² अपॉन 8mr³, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया Q² अपॉन 8 चौको 32 पाई ε0 mr³। चेक करें कौन सा आंसर सही है, Q² अपॉन 4πε0 r³ m। ठीक है भैया, डायमेंशनली तो सही है हमारा सारा मामला। ए नहीं है, बी 32 आ रहा बी में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, चूँकि ये बन चुकी थी स्लाइड, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि आंसर हम सेम उस पर ना लिखें, नेक्स्ट बार हम इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, Question 2. 2 point-like objects of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter.
This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass, as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes a small oscillation. The torsional constant of the wire is 1.2 into 10 to power minus 8. The angular frequency of the oscillation is nx into 10 to पावर माइनस 3। ठीक है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुल मिलाकर के निकालनी है। इसको सेंटर ऑफ मास पे हमने बांधा है, तो हमें पता है टॉर्क बराबर सी थीटा इक्वस टू आई एल्फा। तो यहाँ से अगर विथ साइन लेते हैं तो माइनस आ जाता है और अल्फा की वैल्यू आ जाती है माइनस सी बाई आई थीटा। इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों रूट ओवर सी बाई आई होगी। अब आई की वैल्यू मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये एससीवी का एक क्वेश्चन है कि दो मास हैं m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ। और वहाँ पर मैंने बच्चों को बोलता हूँ कि इसको याद कर लो कि म्यू आर स्क्वायर या म्यू एल स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सच केसेस। निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देता हूँ। m1 m2 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया म्यू, है ना भाई, इंटू 10 पावर माइनस 3 कर देते हैं क्योंकि ये तो आएगा ग्राम में, हमें बदलना है किलोग्राम में। और एल स्क्वायर कितना बच्चों? एल दिया है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, तो ये जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। जरा सी की वैल्यू भी डाल देते हैं ताकि हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकें। चलिए साहब, इसको दूसरे पेज पर ले जाते हैं सी की वैल्यू डालने के लिए। ये लीजिए साहब, डाल देते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों सी कितना दिया हुआ है? सी दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 या प्लस 8, माइनस 8 डिवाइडेड बाय, यूनिट एक बार चेक कर ले, न्यूटन मीटर पर रेडियन। बिल्कुल सही है, एसआई यूनिट है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों कितना आएगा? ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, 5 को ऊपर ले जाते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक, अच्छा जी, ये आ गया 12 पंचे 60, 6/60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और माइनस 5, माइनस 3 बचा। अच्छा जी, इसको कर देते हैं माइनस 4 ताकि स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो, और ये बचा 1। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है बच्चों 10 टू पावर माइनस 2, लेकिन जो दिया गया है वो दिया गया है n इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू 10 आनी चाहिए और यही आंसर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओहो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, मैट्रिक्स मैच का है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है और मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। शायद इसमें एक पार्ट ही एसएचएम होगा, कौन सा है? हाँ, थर्ड वाला एसएचएम है, बाकी कोई एसएचएम नहीं है। चलिए साहब देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। कब आया है? ये 2022 में आया। मैं साइड में हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है। दिस लिस्ट 1 describes 4 system each with 2 particles A and B in relative motion as shown in the figure. List 2 gives possible magnitudes of then relative velocities of their होगा, वैसे यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया हम लोगों से। relative velocities at time t equals to π/3 सेकेंड। फाइन, हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है π/3 सेकेंड पर। तो सबसे पहले ए एंड बी आर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, जो कि 1 रेडियन पर सेकेंड दिए। द इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी बराबर 0, थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर π/2, जो कि डायग्राम में भी इन्होंने दिखा दिया है रिस्पेक्टिव। भैया देखो ऐसा है, ये हमेशा ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होंगे, है ना, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आएगी। उसका मैग्नीट्यूड ही लिखा है लिस्ट 2 में। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम है स्पीड, और दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी? तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक, दोनों और हमें हर टाइम पर सेम ही होगा। क्या भाई लोग, सेम होगा ना। और वेलोसिटी दी कितनी है? ये देखो जरा, रेडियस 1 मीटर है, ओमेगा 1 है, तो v बराबर आर ओमेगा से 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना आ गया? √2। क्योंकि दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। अगर अलग अलग ओमेगा से घूम रहे होते तो इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाता। अभी 90 डिग्री है, ठीक है, बाद में चेंज हो जाता, अभी 90 डिग्री है।
अगर v सेम अलग अलग होता तो, लेकिन दोनों का ओमेगा सेम है तो हमेशा बीच का एंगल वही रहेगा, तो √2 यानी कि फर्स्ट का √2 आना चाहिए। तो लिस्ट 2 में √2 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है s, यानी कि फर्स्ट का s होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट का s किस में दिया है, c में दिया है और b में दिया है, तो ये तो बात तय है, या तो b होगा या c होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, b देखते हैं, सेकेंड वाला। Projectiles A and B are fired in the same vertical plane at t equals to 0 and at t equals to 0.1 respectively with the same speed v बराबर 5 pi by √2 meter per second and at 45 degree from the horizontal plane. The initial separation between A and B is large enough so that they do not collide. बहुत ही बढ़िया बात है, कोलाइड नहीं करते हैं, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, तो वेलोसिटी निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होगा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बच्चा कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई √2 cos 45 यानी 1 बाई √2, तो ये जाएगा 5 पाई बाई 2। इसका भी हॉरिजेंटल 5 पाई बाई 2, इसका भी, और अगर रिलेटिव निकालेंगे तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका डबल आ जाएगा, ठीक। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा 5 पाई 5 पाई 5 पाई बाई 2 नहीं, 5 पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 5 पाई आ जाएगा, ठीक। अब बचा वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों, चलो वर्टिकल भी देख लेते हैं, ठीक। वर्टिकल देखने के लिए एक का देखना है π/3 सेकेंड बाद और दूसरे का देखना है π/3 माइनस 0.1 सेकेंड बाद, क्योंकि एक t बराबर 0 पे फेंका गया और दूसरा t बराबर 0.1 पे फेंका गया, तो एक देखना है वर्टिकल कंपोनेंट पूरे π/3 के लिए और दूसरा π/3 माइनस 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक। तो vy1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल भी सेम होगी क्योंकि 45 डिग्री पर फेंका गया, तो 5 π/2, ठीक। v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, माइनस जी मतलब 10 इंटू टाइम कितना ले रहे हैं हम लोग, π/3 ले रहे हैं। vy2 बोलिए कितनी होगी, हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिए, वर्टिकल कंपोनेंट की रिलेटिव वेलोसिटी अलग से निकाल लें, ठीक है। vy2 बोलो, फिर से u तो सेम ही दोनों का, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली -10 π/3 माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक। इसका डिफरेंस क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन हम मान रहे हैं, हमको vy रिलेटिव दे देगा। चलिए भाई डिफरेंस निकालिए, 5 π/2 5 π/2 कैंसिल, 10 π/3 10 π/3 कैंसिल, 10 इंटू 0.1 ये बचेगा, 10 इंटू 0.1 कितना बचा, 1। तो ये है 5 पाई, ये है 1, दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 5 पाई का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया है चेक कर लेते हैं, ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये √10 √2 √25 पाई स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब सेकेंड का आई होगा, नहीं ये क्या है, टी होगा, ओके। तो सेकंड का टी, अब सेकंड का टी किस में दिया हुआ है, सेकंड का पी दिया है, सेकंड का टी दिया है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड भी देख ही लेते हैं, है ना, हम एसएचएम पे तो पहुंचे ही नहीं अभी तक, और इस टॉपिक का नाम है एसएचएम। टू हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ए एंड बी मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्स इक्वल्स टू x नॉट साइन टी बाई टी नॉट, ओके। और दूसरा है एक्स बी बराबर x नॉट साइन टी बाई टी नॉट प्लस π/2। टी नॉट की वैल्यू 1 सेकेंड दी है, एक्स नॉट जो है वो 1 मीटर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0, और π/3 टाइम बाद हमको बताना है। तो चलिए देखते जरा इस क्वेश्चन को भी, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। सबसे पहली चीज, ये इक्वेशन क्या होगी, एक्स ए की इक्वेशन आ गई एक्स नॉट साइन टी, क्योंकि टी नॉट 1 दिया है बच्चों, है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, बोलो, यहाँ से कंपेयर करो, 1 दी गई है तो 2 पाई टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब एसएचएम एक बार जाने में, एक बार आने में, एक बार वापस जाने में, एक बार वापस आने में, तो टोटल 2 पाई टाइम लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ π/2 टाइम इधर, π/2 टाइम इधर, π/2 टाइम इधर, π/2 टाइम इधर लगेगा। चेक कर लीजिए भाई लोग, क्या ये सही है, ठीक है। दूसरी चीज, ये भाई साहब π/2 से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो ये मोशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ये t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और ये जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। π/3 समय बाद, कितने समय बाद, π/3 समय बाद हमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई। अब π/3 समय का मतलब क्या है, अगर टाइम पीरियड 2 पाई है तो π/3 का मतलब टाइम पीरियड का कितना फ्रैक्शन, t/6,
है ना। तो 2π/6 फेस भी तो 2π/6 ट्रेवल करेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ t बराबर π/3 समय में कितना फेस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ t बराबर π/3 डाल दो, π/3 फेस तो ट्रेवल करेगा। ये π/3 फेस करके कहाँ पहुँचता है, आपको पता है ये बात। अगर ये π/3 फेस है तो ये वाला फेस कितना बचेगा, ये π/6 बचेगा बच्चों। और π/6 पर वेलोसिटी पता है कितनी होती है, आपको पता है वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कितनी होती है। अगर ये फेस π/6 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि π/6 फेस a/2 पर आता है, साइन इनवर्स π/6 है ना। तो ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है a²/4, तो ये आ गई √3 a ω/2, ये आ गई वेलोसिटी ऊपर वाले की। नीचे वाले की देखते हैं, नीचे वाला मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, π/3 फेस के बाद कहाँ पहुंचेगा, √3a/2 पर। π/3 साइन π/3 √3a/2 होता ना भाई, ये √3a/2 पर पहुंचेगा। ठीक, क्लियर। √3a/2 पर वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, ये इस डायरेक्शन जा रहा होगा और वो इस डायरेक्शन जा रहा है, √a² माइनस 3a²/4, तो ये कितना आ गया, ओमेगा a/2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 1। ओमेगा की वैल्यू 1 ही दी है ना भाई, नहीं दी है ओमेगा की वैल्यू 1, कितनी दी है ओमेगा की वैल्यू देख लेते हैं। पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से आ रही है, एक आ रही है ओमेगा a/2, दूसरी आ रही है √3 ओमेगा, यानी कि ये आ गई √3 + 1 a ω/2। ये कैलकुलेशन मेरे जो पीछे हुआ है कैलकुलेशन आप देख लीजिए एक बार, आपको ये लीजिए साहब दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से दिख गया ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए ओमेगा की वैल्यू में ए कितना दिया है 1, और ओमेगा की वैल्यू कहाँ से देखें, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ये ओमेगा टी लिखा है तो ओमेगा टी की वैल्यू तो यानी कि √3 + 1/2 आना चाहिए, √3 + 1/2 कहीं दिया ही नहीं लग रहा है। ओहो ये क्या हो, नहीं दिया भाई, पी होगा आंसर, यानी कि थर्ड का पी आना चाहिए, थर्ड का पी आ रहा है गुरुजी। ठीक, लास्ट वाला देख लें। पार्टिकल ए इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर in the xy plane with constant angular speed 1. Particle B is moving up at a constant speed 3 meter per second in the vertical direction as shown in the figure. भाई देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें दोनों कांस्टेंट स्पीड से फिर से ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा ही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली किससे चल रही है, 1 से, 1 रेडियस 1 मीटर के रेडियस पे ओमेगा 1 से चल रही है, तो कितना आ गया, 3 3 का 9 1 10, √10 आना चाहिए। √10 किसका दिया है, आर का, फोर्थ का आर। ठीक भाई बच्चों, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये जे एडवांस 2022 में आया हुआ है। ये है ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद नेचुरल लेंथ L0, ये L0 है भाई, 1.1 मीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L ग्रेटर देन L0 एंड इज K2। ओके, मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का अलग SHM होगा और यहाँ से यहाँ तक का अलग SHM होगा, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ जो L0 है वो ये है। तो जब इधर जा रहे हैं तब K1 है, जब इधर आ रहे हैं तो K2 है। तो आधा टाइम पीरियड इसका और आधा टाइम पीरियड इसका जोड़ेंगे तो टोटल टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, एज्यूमिंग दैट हुक्स लॉ रिमेन्स वैलिड थ्रू आउट द मोशन इफ द टाइम पीरियड ऑफ द फुल ऑसिलेशन इज, ओके टाइम पीरियड ही पूछा है। ठीक भाई, आधा आधा निकाल के ऐड कर देते हैं। टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, आधा आधा करेंगे तो π√m/k, तो पाई मास तो दोनों का सेम ही है, √m/k1 0.1 बाई K1 कितना है 0.009, पाई को बाहर रखते हैं, प्लस हाँ इंटीजर क्लोजेस्ट टू, अच्छा अप्रोक्सीमेशन भी आ सकता है, 0.1 अपॉन अगला क्या है, अगला K2 0.016। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। पाई ये कितना आ गया बच्चा लोग, ये आ जाएगा, ये उड़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 0 लगा देते हैं, तो ये 100/9 मतलब 10/3 और ये आ जाएगा 10/4। ठीक, सही लिखा है भाई। अच्छा आगे बढ़ें तो कितना आ गया, ये पाई इंटू ये कितना आ जाएगा 4 और 3 7, ऊपर आएगा 70 और नीचे आएगा 4 3 12।
तो 70/12 आ रहा है और दिया क्या है n पाई सेकेंड, लेकिन इंटीजर क्लोजेस्ट पूछा है। अच्छा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो पाई इंटू 6 अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। तो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6, तो 6 इज द आंसर। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2019 में आया और 2019 का फिजिक्स का पेपर भी अपने आप में काफ़ी अच्छा पेपर माना जाता है। आज तक जितने पेपर्स आए हैं वन ऑफ द बेस्ट पेपर मानते हैं। और उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही खतरनाक है। A block of mass 2m is attached to a massless spring with spring constant k. The block is connected to two other blocks of mass m and 2m using two massless pulleys and strings. The acceleration of the blocks are a1, a2 and a3 as shown in the figure. The system is released from rest with the spring in its unstretched state. The maximum extension of the spring is x naught. Which of the following option is are correct? G is the acceleration due to gravity. क्या क्या पूछा है इन्होंने, एक्स नॉट पूछा है, फिर उसके बाद वैन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई 2 फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग पूछा है, फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन पूछी है, जो कि देखते ही हम बता सकते हैं सही है, क्योंकि अगर इसका एक्सलेशन a1 है, ठीक, तो इसके फ्रेम में ये a2 माइनस a1 से नीचे जा रहा होगा और ये a1 माइनस a3 से ऊपर जा रहा होगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो सी ऑप्शन तो देखते ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। D at an extension of x naught by 4 of the spring, the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is इतना। पता है अच्छी बात क्या है, इन दोनों को आप पूरा एक सिस्टम मान के भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो लोग कहेंगे इन दोनों को सिस्टम कैसे मान सकते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट मास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ का जो टेंशन है वो सेम एज इट इज रहेगा जैसा कि इतना मास होने पर रहता। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये काम हम कर सकते हैं 2m1 m2 1m1 प्लस m2। वो कैसे, वो याद करिए, अब मैं बता देता हूँ। जी फैक्टर को लेकर के यहाँ टेंशन निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ टेंशन कितनी आ जाएगी 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g माइनस a आ जाएगी, है ना। तो अगर कितने मास का पार्टिकल होता, कितने मास का पार्टिकल होता ताकि सेम टेंशन की इक्वेशन बनती, तो हम T माइनस एम जी इक्वस टू एम ए बोलते हैं। और अभी क्या बोलेंगे, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू हमको पता है कि कितनी है T की वैल्यू। भाई ऐसे समझो, फिर से बताता हूँ, यहाँ टेंशन की वैल्यू बताऊँ, इसका प्रूफ बता देता हूँ। चलिए, अगर मैं A1 फ्रेम से जा रहा, ये अगर A1 से जा रहा है तो इसके फ्रेम में जाने में G फैक्टर की वैल्यू G माइनस ए होगी और टेंशन की वैल्यू इस कारण से 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको फिर रिमूव कर दूंगा मैं, G माइनस ए होगी इन स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, तो ऊपर वाली में इसका 2 टाइम्स हो जाएगी बच्चों, इतना तो पता होगा, तो इतनी आ गई। अब मैं कह रहा हूँ इसकी जगह मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ m डैश का, तो बताइए टेंशन की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, अगर वो a1 एक्सीलेशन से नीचे जा रहा होता जो पुली का एक्सीलेशन, तो आप लिखते हैं m डैश जी माइनस टी इक्वस टू एम a1, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आती, m डैश g माइनस a1, g माइनस a1 कंपेयर करिए, तो यहाँ से m इफेक्टिव की वैल्यू m डैश की वैल्यू आ जाती है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन हमको करते हैं भाई, अब शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मैंने बता दिया कि कैसे इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया सिंपल, मैं इसमें फटाफट फटाफट कुछ रिप्लेसमेंट लगाता चला जाऊंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए सी ऑप्शन तो आ चुका है। अब एम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 4 टाइम्स एम नॉट बोल देता हूँ, 4 टाइम्स m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m मतलब 3m, ये आ गया, तो ये आ गया 8m/3। ठीक, ध्यान दीजिएगा ज़रा। फिर अब क्या किया मैंने, ध्यान देना, ये ब्लॉक, ये कितना मास, ये है 2m मास। ठीक, यहाँ से एक ब्लॉक बांधा, कितने मास का, 8m/3 मास का, 8m/3 मास का। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं जितने भी ऑप्शन देखूं तो उनमें एक्स नॉट पूछा गया है, ब्लॉक पर, ब्लॉक जो है उसकी स्पीड पूछी गई है, उसका एक्सीलेशन पूछा गया है, यानी कि इसी की बात की जा रही है।
ठीक, ध्यान से सुनना, अगर की जा रही है तो मैं इस चीज़ को इंटरनल जो टेंशन है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मान सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। 2m, ये है 8m/3, है ना, और यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ 8mg/3। क्यों भाई, दोनों सेम सिचुएशन है, चेक कर लीजिए। आगे और आसान करता हूँ। क्वेश्चन है ये कि स्ट्रिंग चूंकि स्लैक नहीं हो रही है तो 2m + 8m/3 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 8 14, 8 से 14, 14m/3 का मास है और इस पर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है 8mg/3। तो 50 तरीके की चीज़ें बताइए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अब शुरू करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, कितनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको उठाता हूँ और अगले पेज पर ले जाता हूँ ताकि पूरी एनालिसिस इसकी अच्छे से अपन कर सके। तो एक पेज ऐड करता हूँ, कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट भी कर दिया साहब। ठीक, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन F/K, भाई ये कांस्टेंट फोर्स F0 लग रहा है तो F0/K होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई F0 बोले तो 8mg/3/K। K की वैल्यू कितनी है बच्चों, K की वैल्यू दी हुई है क्या, K की वैल्यू बस K दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ K। ये आ गया एम्पलीट्यूड भी, और ये यहाँ NLP से इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस भी। ठीक, जाएगा कितना, इसका डबल, तो ये A जाएगा और ये A वापस आएगा, इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगा बच्चों। ठीक, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करें, x0 अगर बोला है मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो x0 कितना होगा बच्चों, 2a के बराबर, यानी कि 16mg/3k विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी, व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x0/2, यानी कि मीन पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज a ओमेगा होगी। ठीक, तो ए ओमेगा निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि जब पहली बार x0/2 पर आएगा, मतलब ए पर आएगा, तो ये वेलोसिटी मीन पोजीशन पर ए ओमेगा होगी बच्चों। एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, x0 दैट इज सॉरी x0/2 दैट इज एम्पलीट्यूड तो ये है ना, तो 8mg/3k इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, √k/m, k/m। मास कितना ब्लॉक का, 14m/3k। चेक करिए कहीं से भी आंसर मैच कर रहा है क्या, ये है m/5 के अंदर आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए अंदर 3/14 आ रहा है, तो ये कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, 3 अंदर ले भी जाते हैं तो 3 नीचे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 14 तो यहाँ से हट नहीं सकता, 7 नीचे फैक्टर रहेगा ही रहेगा। तो ये आंसर तो नहीं हुआ, तो बी भी गलत हो गया। अब डी पर आते हैं, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, मतलब समझे, मतलब ये इसके आधे की बात कर रहा है, a/2 की बात कर रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज। एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड मैं बता देता हूँ, एक्सेलेशन क्या होता है। एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों SHM के दौरान, आपको पता है, तो -ω²x। तो माइनस तो हटा दीजिए, ω² की वैल्यू क्या होगी, k/m, तो 3k/14m, ये हो गई किसकी वैल्यू, ω² की। x कितना, x बोला इन्होंने, a/2, a/2 का मतलब इसका आधा, तो 4mg/3k। ठीक, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, यहाँ से k और k कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2g/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, 3g/10 दिया है, जबकि आ कितना आ रहा है, 2g/7, तो डी भी गलत हो गया। तो सी इज ओनली करेक्ट। ठीक, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जिसका केवल सी आया होगा, बाकी नहीं निकाल पाया होगा, और वो ऐसे ही सी मार के चला आया होगा, तो उसका भी सही हो गया होगा। यहाँ पर कायदे से जे को A B D में कोई एक सही देना चाहिए था। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, a spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. The spring constant is 2 Newton per second and the mass of the block is 2 kilogram. Ignore the mass of the spring. Initially the spring is an unstretched condition. Fine. Another block of mass 1 kilogram moving with speed 2 meter per second collides elastically with the first block. The collision is such that the 2 kilogram block does not hit the wall.
द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन इज। भैया देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जब ये अपने पोजीशन पे रिटर्न करेगा तो रिटर्न करने के लिए आपको टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी और आधा टाइम पीरियड पे ये रिटर्न करेगा, उतने समय में इनका क्या होगा वो निकालना है, और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे वो निकालना है। तो दो काम करने हैं, टाइम पीरियड निकालना है एक काम, दूसरा काम कोलिजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले टाइम पीरियड की वैल्यू होती है बच्चे 2π√m/k। एम कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, मास 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 तो 2 kg इसका, ठीक है, के की वैल्यू 2, तो ये आ गया 2π सेकेंड। ठीक, ये आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास टाइम का आधा मतलब पाई, पाई टाइम में पाई सेकेंड में ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वही आंसर है। अब देखो जरा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, हमको पता है फॉर्मूला होता है v1 डैश इक्वल्स टू 2vc माइनस v1 कोलिजन के दौरान। ठीक, तो vc की वैल्यू बोलिए, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 माइनस वी वन करें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, v1 मतलब इसकी खुद की वेलोसिटी वो कितनी है 2। बच्चों ये आ रहा है 4/3 माइनस 2, 4/3 माइनस 2 कितना आया, 4 माइनस 6/3 मतलब -2/3, यानी कि आफ्टर कोलिजन ये भाई साहब 2/3 से चलना शुरू कर देंगे। अब अगर ये 2/3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं तो पाई सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो 2 इंटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 3 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6/3, ये आ गया 3 दूनी 6, 0 3 7 3 8 24 3 9 27, ठीक है 2.09, और फिर एक बचा उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर 2.09 दिया है, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये रहा आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप देखेंगे कि एसएचएम का बहुत छोटा यूज़ है, मेनली मैकेनिक्स का है, चाहे इस क्वेश्चन पे हो और चाहे इस क्वेश्चन में हो। ये क्वेश्चन जिसको तो पता है कि मास रिड्यूस मास कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वो फटाक से कर लेगा, फटाक से तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिसको यहाँ पर फटाफट कोलिजन के फॉर्मूले पता हों वो जल्दी से कर लेगा। तो फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए भाई, है ना, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ ब्लॉक विद मास m is connected by a massless spring with a stiffness constant k to a rigid wall and moves without friction on a horizontal surface. The block oscillates with a small amplitude a about an equilibrium position x naught. Consider two cases. One, when the block is at x naught, and second is when the block is at x naught plus a. ओके ठीक है, एक बार यहाँ पर है ब्लॉक मीन पोजीशन पर और एक बार यहाँ पर है, ठीक है साहब, ये ठीक, यहाँ पर है ब्लॉक और एक बार यहाँ पर है ब्लॉक। ठीक, a particle with mass m is softly placed on the block after which they stick to each other. ठीक, which of the momentum conservation का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करें भाई इस क्वेश्चन को। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर वेयर एज इन द सेकंड केस इट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस इज सेम। फाइनल टाइम पीरियड देख लेते हैं, टोटल एनर्जी भी देख लेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में ये ब्लॉक मीन पोजीशन पर है और ये कितने से जा रहा होगा, ए ओमेगा से, मास एम का, कैपिटल मास एम। ठीक है, और इस पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल गिरता है। ठीक है, ये गिर गया, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों, तो जस्ट आफ्टर, ये जस्ट बिफोर है, ये मीन पोजीशन एक्स नॉट पर। अब मान लेते हैं m प्लस एम का जो वेलोसिटी है वो हो गई v। ठीक, तो यहाँ से ये वाली वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो m प्लस एम इंटू वी बराबर कैपिटल M इंटू ए ओमेगा। ठीक, पूछा क्या गया, नया वाला एम्पलीट्यूड। नया वाला एम्पलीट्यूड निकालने के लिए चूंकि अभी भी ये मीन पोजीशन ही होगी एक्स नॉट, तो इसको भी नया वाला ए से ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए डैश ओमेगा डैश, ओमेगा डैश चेंज हो गया होगा बच्चा लोग, क्योंकि ओमेगा होता है के अपॉन एम एम, तो के अपॉन एम प्लस एम सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, एम ए ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन केवल एम होगा। ठीक, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक बच्चा, तो ए डैश इक्वल्स टू आता है
ओके, रूट एम, ये रूट एम से रूट एम आ गया, ये इधर से रूट आ गया, ठीक। तो ये आ जाएगा रूट कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ऑफ ए। ये नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा पुराने एम्पलीट्यूड के कंपेयर में। तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, बिल्कुल सही बात है भाई, इतने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला एक्स नॉट पर नहीं है, एक्स नॉट प्लस ए मतलब जहाँ से टर्न लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा क्योंकि यहीं पर वो दुर्घटना घट गई। तो अब बस मास चेंज हो गया m प्लस एम, वेलोसिटी अभी भी 0 है बच्चों और एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन टाइम पीरियड अभी भी चेंज हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू इस केस में भी अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस सेम, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि दोनों केस में ओमेगा सेम हो जाएगा। तो ए भी सही, बी भी सही। सी द टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। अब देखो टोटल एनर्जी बहुत सिंपल है निकालना, पता है क्या, हाफ के ए स्क्वायर से सोच लो, हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है ना भाई। पहले केस में एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, दूसरे केस में सेम रह रहा है, तो एनर्जी दोनों केस में मैक्सिमम वाली सेम नहीं रहेगी। तो सी आंसर इज गलत। डी द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट मतलब मीन पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों केस में डिक्रीज करेगी, ठीक। देखो पहले केस में तो डिक्रीज करेगी, ये कंफर्म। क्यों डिक्रीज करेगी पहले केस में, इसलिए डिक्रीज करेगी कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हमें समझ में आ गया, मास बढ़ा तो स्पीड कम। सेकंड केस में नहीं पता। अब सेकंड केस में सुनना, एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर पहले यही थी, ठीक है, मेन पोजीशन पे आगे सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई हुई, काइनेटिक एनर्जी में। जब मास m था तब ये हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हुई होगी, और जब मास m प्लस एम था तो ये हाफ m प्लस एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हुई होगी, है ना भाई। जब मास m था तब ये हाफ एम वी स्क्वायर में, और जब मास m प्लस एम वी स्क्वायर हो गया तो बताइए किस केस में काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी किस केस में ज़्यादा होगी भाई। दूसरे केस में मास बढ़ गया तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी डिक्रीज होनी पड़ेगी ना भाई, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेज इन बोथ केस। दूसरे तरीके भी सोच सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, ओमेगा डिक्रीज कर गया, ए सेम रहा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, दैट मीन्स दोनों केसेस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर इज ए बी डी, जो कि इसका फाइनल आंसर दिया भी गया है। 2016 का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 2000 या क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल मास आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंड हैव टोटल एनर्जीज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। ठीक भाई लोग, बढ़िया बात है। द वेरिएशन ऑफ देयर मोमेंटा P विद पोजीशन X आर शोन इन द फिगर। ओके, अरे पता है तुमको, ये क्वेश्चन मुझे भी याद आ गया। वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा, वी वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना एसएचएम का, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे एलिप्स की इक्वेशन आती है, क्या आती है पता है, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। इसको मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। अब कंपेयर कर दीजिए, ठीक। इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, ए बाई बी एन स्क्वायर दिया है, ए बाई आर जो है वो एन के बराबर दिया है, ठीक। तो दो दो चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ए बाई आर की वैल्यू दी है और ए बाई बी की वैल्यू दी है, ठीक। ये दो चीज़ें दी हैं, इन दो चीज़ों से हमको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस चीज़ की, हमको कैलकुलेट करनी है वैल्यू, एक तो E1 और E2 में रिलेशनशिप निकालनी है हमको, ठीक है, और किस में रिलेशनशिप निकालनी है हमको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक साहब। चलिए देखें, तो देखते हैं भाई। सबसे पहली बात कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो एक्स वाली एक्सेस है वो ए है, तो कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए, और जो मोमेंटम वाली एक्सेस है वो बी है, यानी कि एम ओमेगा ए की वैल्यू बी है, कि भाई यहाँ तक क्लियर, ठीक। यहाँ ओमेगा 1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा 1 कर देता हूँ और यहाँ पर इस ए की जगह इसी ए को डाल देता हूँ,
तो ये इक्वेशन सही बन जाएगी, है ना, हमारा काम बन जाएगा एक इक्वेशन से। अच्छा, दूसरी इक्वेशन दूसरे वाले पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एनर्जी E1 है और वहाँ पर एनर्जी E2 है। अगर हम दूसरे वाले पर आते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, यहाँ एम्पलीट्यूड होगा R के बराबर और यहाँ पर m ओमेगा A की वैल्यू, अगर m ओमेगा A की वैल्यू निकालें तो वो भी R के बराबर ही होगी, है ना, m ओमेगा A की वैल्यू भी R के बराबर होगी, m ओमेगा A की वैल्यू भी R के बराबर होगी और A की वैल्यू भी R के बराबर होगी, दोनों वैल्यूज R के बराबर होंगी, ठीक। अच्छा जी, अब जरा समझते हैं, m ओमेगा A में A की जगह R रख दिया और यहां रख दिया ओमेगा 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर, R कैंसिल, तो m ओमेगा 2 बराबर 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 हम अभी खत्म कर सकते हैं डिवाइड करके इन दोनों इक्वेशन को, तो डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कितना आया, m ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई m ओमेगा 1 A बराबर 1 बाई बी, तो m से m कैंसिल, इस इक्वेशन से ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 की वैल्यू आती है a बाई बी, a बाई बी किसके बराबर है बच्चों, n स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया n स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका मतलब ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये तो मास पर डिपेंड कर जाएगा, इसलिए ये वैल्यू तो हम n स्क्वायर के टर्म्स में नहीं बता सकते, तो सी आंसर इज रॉन्ग। अब बचा एनर्जी का गेम, एनर्जी ओमेगा के इन्वर्स रेशियो में आ रही है या फिर प्रोपोर्शनल आ रही है, वो देखना है। उनका ठीक है भाई, देख लेते हैं, एनर्जी भी देख लेते हैं क्या होती क्या है एनर्जी, मास दिया है तो सेम, तो मैं बोलूँगा E1 बाई E2 का रेशियो निकालते हैं, हाफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m A स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन हाफ m, दूसरे वाले में क्या है R स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, हाफ m V स्क्वायर, जहाँ V स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम वाली मैंने रख दी, हाफ m और हाफ m कैंसिल हो गया बच्चा। अब आते हैं A स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू, देखो चेक करो क्या दी गई है, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू n दी गई है, ये आ गया n स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाली है, 1 बाई एन स्क्वायर मतलब 1 बाई एन की पावर 4 आ जाएगी, तो ये आ गया 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर को फिर से आप लिख सकते हैं ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो यहाँ से रिलेशनशिप आती है E1 बाई ओमेगा 1 बराबर E2 बाई ओमेगा 2, तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, ए सही है या डी सही है, जाहिर सी बात है डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि डी आंसर में E1 बाई ओमेगा 1 बराबर E2 बाई ओमेगा 2 लिखा हुआ है, तो ये गलत, तो आंसर बी एंड डी आर करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।